My dear students, dear friends and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो लेसन प्लानिंग होती है, एक मॉडल लेसन प्लान या आदर्श पाठ योजना देखेंगे। जो बीएड के विद्यार्थी हैं या बीटीसी के विद्यार्थी हैं, उन सभी लोगों को जो लेसन प्लान बनाना होता है, तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो मॉडल लेसन प्लान या आदर्श पाठ योजना बनाएंगे विज्ञान विषय का, साइंस का या फिजिकल साइंस का, उसको कैसे बनाना चाहिए, या एक विज्ञान का आदर्श पाठ योजना या फिजिकल साइंस का मॉडल लेसन प्लान कैसा होता है, विस्तृत पाठ योजना या मैक्रो लेसन प्लान को हम देखेंगे। जो लेसन प्लान हम लोग बनाएंगे, देखेंगे, वो क्लास 7th के लिए है। विषय आपका साइंस या विज्ञान है, फिजिकल साइंस पदार्थ विज्ञान है, और जो टॉपिक है, प्रकरण है, वह है गति के प्रकार या टाइप्स ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी लेसन प्लान के मॉडल्स दिए जाते हैं, मॉडल लेसन प्लान का या आदर्श पाठ योजना का कोई एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है, कोई एक निश्चित फॉर्मेट नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो से सहायता तो लीजिए, लेकिन जो भी आपका टीचर एजुकेटर है, जो भी आपका शिक्षक है, उससे गाइडलाइंस अवश्य लीजिए। उनका जो भी निर्देश हो, जो भी उनका मार्गदर्शन हो, उसके अनुसार आप लेसन प्लान बनाए। मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि साइंस का मॉडल लेसन प्लान कैसा होना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से हेडिंग्स होते हैं, उसको आप इस मैक्रो लेसन प्लान के द्वारा सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो जब हम किसी भी विषय का मॉडल लेसन प्लान बनाने जाते हैं या आदर्श पाठ योजना बनाने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो कॉपी पे कैसे लिखेंगे उसको हम आपको बताएंगे। कॉपी पे सबसे पहले पूरी डिटेल्स लिखते हैं कि कौन सी डेट है। सबसे पहले हम लिखेंगे आदर्श पाठ योजना का नंबर या सीरियल नंबर क्या है, संख्या क्या है। उसके बाद पूरी डिटेल्स लिखी जाती है। जिस डेट को पढ़ाना है वो डेट या दिनांक लिखा जाएगा। देन क्लास लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे क्लास 7th लिखा हुआ है। विषय लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे विषय विज्ञान लिखा हुआ है। उप विषय आप विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान, इसको भी आप लिख सकते हैं। कौन सा पीरियड है वो भी लिखते हैं, जिससे कालांश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और जो ड्यूरेशन होगी उस क्लास की, जो अवधि होगी, वो भी लिखते हैं। कहीं पे 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, इस तरह से कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लिखते हैं। उसके बाद आपका आता है टॉपिक। तो टॉपिक जैसे यहाँ पर हमारा जो विज्ञान विषय का जो हमने टॉपिक लिया है, वो है गति के प्रकार या टाइप्स ऑफ मोशन। अब जब टॉपिक लिखा गया, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है जो आपको लिखना है अपनी कॉपी में, दैट इज जनरल ऑब्जेक्टिव या सामान्य उद्देश्य। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग या विज्ञान शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य होते हैं, उसको हम लिखेंगे। तो लिख लीजिए आप सामान्य उद्देश्य जनरल ऑब्जेक्टिव हेडिंग डालेंगे और पॉइंट वाइज लिख डालेंगे। कम से कम 7, 8, 9, 10 आपको जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने चाहिए। और इसको लिखने के साथ साथ ये आपको लर्न भी होना चाहिए, क्योंकि आपके थ्योरी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और जो आपका वाइवा एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने सामान्य उद्देश्य लिखा है, फर्स्ट विद्यार्थियों में विज्ञान के तथ्यों, पदों, धारणाओं, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का ज्ञान विकसित करना। सेकेंड वन इज विद्यार्थियों में अर्जित ज्ञान को नई परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करना। तीसरा है विद्यार्थियों में विभिन्न प्रायोगिक कौशल विकसित करना। चौथा है विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि विकसित करना। पांचवा है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक आवृत्ति का विकास करना। छठवां जो आपका दैट इज विद्यार्थियों में अभिष्ट आदतों का विकास करना। सातवां विद्यार्थियों में विज्ञान के जीवन पर प्रभाव की विवेचना करने की योग्यता का विकास करना। आठवां विद्यार्थियों में प्राकृतिक घटनाओं के गुण दोष की विवेचना करने की योग्यता को विकसित करना। नौवां विद्यार्थियों में पर्यावरणीय संचेतना और मूल्यों को जागृत करना। 10वां है आपका विद्यार्थियों में गहन निरीक्षण के आधार पर क्रमबद्ध रूप से तर्क करते हुए निष्कर्ष ज्ञात करने की क्षमता का विकास करना। और 11वां है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति आदि गुणों का विकास करना। तो इस तरह से आप जनरल ऑब्जेक्टिव्स या सामान्य उद्देश्य लिख लेंगे। जब सामान्य उद्देश्य लिख लेते हैं, तो अगला जो स्टेप आता है दैट इज द राइटिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या विशिष्ट उद्देश्य। अगले जो हेडिंग होती है उसमें हम विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। आपके टीचर ने आपको बताया भी होगा कि जो हम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं, उसमें हमें ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की सहायता से लिखते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में
आप जो कॉग्निटिव लेवल देखते हैं तो उसमें जो पहला आता है दैट इज नॉलेज लेवल या ज्ञानात्मक उद्देश्य आता है। ये विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, इसको लिखने के लिए आपको एक्शन वर्ब भी बताए गए होंगे, क्रियासूचक शब्द। उन क्रियासूचक शब्द से हम मदद लेते हैं। इस टॉपिक के लिए जो हमने बनाया है, आप देखिए सबसे ऊपर लिखेंगे शिक्षणोपरांत विद्यार्थी मीन्स आफ्टर टीचिंग, विद्यार्थी क्या करने में एबल होगा। पहला है गति के प्रकारों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है वृत्तिगत एवं घूर्णनगत का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। तीसरा सरल रेखीय गति की परिभाषा बता सकेंगे। फिर अगला लेवल आ जाता है दैट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल या बोधात्मक उद्देश्य। उसके लिए है पहला रेखीगत तथा दोलनगत में 2 अंतर बता सकेंगे। दूसरा है घूर्णनगत के 2 उदाहरण बता सकेंगे। फिर अगला आ जाता है दैट इज अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, एप्लीकेशन लेवल। इसमें सीखे गए ज्ञान का अनुप्रयोग अपने व्यवहारिक जीवन में करके विभिन्न प्रकार की गति की जांच कर सकेंगे। और चौथा एक और है दैट इज स्किल लेवल या कौशलात्मक उद्देश्य की कौन कौन से कौशलों का विकास होगा। इसमें एक लिखा गया है कि गति के विभिन्न प्रकारों से संबंधित नामांकित चित्र स्वच्छता पूर्वक एवं सुंदरता पूर्वक शीघ्रता से बना सकेंगे। और दूसरा है दोलन गति से संबंधित योग प्रदर्शन कर सकेंगे। ये हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव या विशिष्ट उद्देश्य है इस लेसन प्लान का। इसके बाद आता है मटेरियल एड्स या सहायक सामग्री जो भी हम यूज करेंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो पॉइंटर होता है, डस्टर होता है, चाक होता है, ब्लैक बोर्ड होता है, ये सारी चीजें अनिवार्य सामग्री होती है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा जो हम यूज करते हैं मटेरियल एड्स, जैसे चार्ट अथवा रोलर बोर्ड पर बने हुए सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, घूर्णन के चित्र, प्रत्यक्ष प्रयोग प्रदर्शन हेतु गेंद, एक छोटी सी कार, गाड़ी, धागा, पत्थर, लोलक, लट्टू आदि, इसका हम प्रयोग करेंगे। तो सारे मटेरियल एड्स में आते हैं। इसके बाद प्रीवियस नॉलेज, जो कि आप प्रस्तावना प्रश्न इसके आधार पर बनाएंगे। तो यहाँ पे पूर्व ज्ञान या प्रीवियस नॉलेज जो है वह यह है कि विद्यार्थी गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। दूसरा है विद्यार्थी दैनिक जीवन में स्थिर तथा गतिमान अवस्था से परिचित है। अब आता है प्रस्तावना या प्रेजेंटेशन। प्रस्तावना या प्रेजेंटेशन में 3 कॉलम बनते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन, जो भी आपके ऊपर लागू हो, और विद्यार्थी कथन। पहला प्रश्न देखिए पूछा गया, प्रत्यक्ष प्रदर्शन हेतु मेज पर गेंद को रखकर प्रश्न पूछते हुए यह गेंद किस अवस्था में है। छात्राध्यापक पूछेगा तो विद्यार्थी बताएंगे यह गेंद स्थिर अवस्था में है। दूसरा प्रश्न उसी से होगा, गेंद को धक्का देते हुए प्रयोग करते हुए छात्राध्यापक पूछेगा कि जब हम गेंद को धक्का देते हैं तो इसकी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। विद्यार्थी कहेगा सर धक्का देने पर गेंद गति करने लगती है जैसा कि वह देखता है। तीसरा प्रश्न है कि जब गति निकल के आया तो तीसरा प्रश्न होता है कि गति किसे कहते हैं। तो विद्यार्थी कहेगा सर वस्तु की स्थिर अवस्था में परिवर्तन जो हो रहा है इसी को हम गति कहते हैं। अगला प्रश्न है कि गति कितने प्रकार का होता है। तो विद्यार्थी के लिए यह समस्यात्मक प्रश्न होगा, क्योंकि यह नया नॉलेज है जिसको विद्यार्थी नहीं जानता है। तो यहाँ समस्यात्मक प्रश्न होगा जिसका उत्तर विद्यार्थी देगा भी तो अस्पष्ट होगा या फिर कोई विद्यार्थी इसका उत्तर नहीं देगा। इसके बाद आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम या उद्देश्य कथन। तो छात्राध्यापक बोलेगा कि गति मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। आज हम लोग कक्षा में गति के प्रकार टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आप प्रेजेंटेशन वाला पार्ट लिखेंगे, इस प्रस्तुतिकरण या इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इस तरह से आप लिख लेंगे। इसके बाद आता है मेन पार्ट दैट इज द प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण। अब जब प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन के लिए हम लेसन प्लान बना रहे होते हैं तो इसमें जो कॉलम होते हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन का, तीसरा विद्यार्थी कथन का, और चौथा श्यामपट्ट कार का। अब यहाँ पे छात्राध्यापक जो होंगे वो लिखेंगे छात्राध्यापक कथन, और जो छात्राध्यापिकाएं होंगी वो लिखेंगे छात्राध्यापिका कथन। अब यहाँ पे जो हम पहला टीचिंग पॉइंट ले रहे हैं, देखिए फर्स्ट वन इज सरल रेखीय गति या लीनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। अब रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति को पढ़ाना है। सबसे पहले छात्राध्यापक जो है एक प्रश्न पूछेगा कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किन साधनों का उपयोग करते हैं। विद्यार्थी बताएगा कि कौन कौन साधन, जिससे हम कहते हैं कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए साइकिल का, गाड़ी का, कार का, बस का आदि साधनों का हम प्रयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न छात्राध्यापक पूछेगा कि सीधी सड़क पर चलती हुई बस, साइकिल आदि किस रेखा में गति करती है। तो विद्यार्थी कहेगा सर सीधी सड़क पर चलती हुई बस, साइकिल आदि सीधी रेखा में गति करती है। एक प्रयोग करके भी दिखाएगा। प्रयोग प्रदर्शन में एक जो मैंने टीएलएम में लिया था छोटी सी कार, उस कार को भी चला करके कहेगा कि यह कार जो है किस रेखा में गति कर रही है, और उसको सीधे वो चला करके डिमॉन्स्ट्रेट करेगा, प्रदर्शन करेगा। तो विद्यार्थी कहेंगे सर यह कार जो है सीधी रेखा में गति करती है। अगला प्रश्न चार्ट पर बने हुए चित्र को दिखाते हुए छात्राध्यापक पूछेगा, तो उसके लिए ब्रैकेट में लिखा जाता है कि
रोलर बोर्ड या चार्ट पर बने चित्र को दिखाकर प्रश्न पूछते हुए मार्च पास्ट करते हुए कैडेट्स किस रेखा में गति करते हैं। तो मार्च पास्ट करते हुए जो कैडेट्स होते हैं सीधी रेखा में गति करते हैं, ऐसा विद्यार्थी कहेंगे, तो इसको हम इस कॉलम में लिख लेंगे। इसके बाद फिर एक स्टेटमेंट है छात्राध्यापिका का प्रश्न है कि जब कोई वस्तु सदैव सीधी रेखा में गति करती है तो उसे कौन सी गति कहते हैं। तो इसका जो उत्तर होगा वो विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे, या फिर विद्यार्थी अगर देंगे भी तो वह अस्पष्ट उत्तर। इसके बाद स्पष्टीकरण छात्राध्यापिका देगी और कहेगी कि जब कोई वस्तु सदैव सीधी रेखा में गति करती है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। और इसके बाद छात्राध्यापक श्यामपट्ट पर लिखेगा, इसको बाकायदा हेडिंग डाल करके, पहला सरल रेखीय गति, और लिखेगा कि जब कोई वस्तु सदैव सीधी रेखा में गति करती है तो उसे हम सरल रेखीय गति कहते हैं। इसके बाद अगला टीचिंग पॉइंट आता है दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु देखिए आपकी स्क्रीन पर है, वृत्तीय गति या सर्कुलर मोशन। इसमें छात्राध्यापक सबसे पहले क्या करेगा, प्रयोग प्रदर्शन हेतु एक पत्थर को धागे में बांधकर उसे घुमाकर प्रश्न पूछते हुए, वो एक पत्थर लेगा, उसको बांधेगा, उसको घुमाकर प्रश्न पूछेगा कि पत्थर को धागे में बांधकर मैं क्या कर रहा हूं। तो विद्यार्थी बोलेंगे सर पत्थर को धागे में बांधकर उसे आप घुमा रहे हैं। इससे रिलेटेड आप चित्र या मिनिएचर भी लगा सकते हैं। इसके बाद पत्थर को धागे से बांधकर घुमाने पर उसकी गति के मार्ग कैसा बन रहा है। तो पत्थर को धागे से बांधकर घुमाने पर उसका मार्ग वृत्ताकार बन रहा है, ऐसा विद्यार्थी देख करके बोलेंगे। तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पे एक मिनिएचर या चित्र भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगला जो है, रोलर बोर्ड या चार्ट पर बने चित्र को दिखा करके छात्राध्यापक प्रश्न पूछेगा कि पृथ्वी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किस मार्ग में चक्कर लगाती है या लगाती है, ऐसा प्रश्न जो है छात्राध्यापक, पृथ्वी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस मार्ग में चक्कर लगाती है। तो छात्राध्यापक जो जब ये प्रश्न पूछेगा तो विद्यार्थी बोलेंगे कि सर जो पृथ्वी ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है। इस चित्र को देख करके बताएंगे। अगला प्रश्न होगा कि मेला में चलने वाले जो बड़ी चक्री होता है, बड़ा झूला होता है, वो किस मार्ग में गति करती है। इस प्रश्न को जो है विद्यार्थी जो छात्राध्यापक जब पूछेगा तो रोल बोर्ड पे या चार्ट पे जो चित्र बना होगा उसको दिखाते हुए पूछेगा। विद्यार्थी बोलेंगे सर मेला में चलने वाली बड़ी चक्री या झूला वृत्ताकार मार्ग में गति करती है। फिर अगला प्रश्न है, चित्र को दिखाते हुए छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका पूछेगी कि पंखे की पत्ती किस मार्ग में गति करती है। तो पंखे की पत्ती जो है वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, ऐसा विद्यार्थी बताएंगे। इन सभी के आधार पे अगला प्रश्न होगा, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका पूछेगी कि जब किसी वस्तु की गति का मार्ग वृत्ताकार हो तो उसे कौन सी गति कहते हैं। तो विद्यार्थी इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे या अस्पष्ट उत्तर देंगे। उसके उपरांत जो है छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका स्पष्टीकरण देगी और कहेगी कि जब किसी वस्तु की गति का मार्ग वृत्ताकार हो तो उसे हम वृत्ताकार गति कहते हैं। और उसके उपरांत जो है श्यामपट्ट पर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका इसको पूरी तरह से परिभाषा इसका लिखेगी, हेडिंग डालेगी वृत्तीय रेखीय गति या सर्कुलर मोशन, और लिखेगी कि जब किसी वस्तु की गति का मार्ग वृत्ताकार हो तो उसे हम वृत्ताकार गति कहते हैं। तो ये सेकंड टीचिंग पॉइंट होगा, इसको आप ऐसे लिखें। तीसरा टीचिंग पॉइंट जो होगा, इसको सबसे पहले हम टीचिंग पॉइंट डालेंगे, तीसरा थर्ड दैट इज दोलन गति या ऑस्किलेटरी मोशन। फिर छात्राध्यापक जो है प्रयोग प्रदर्शन हेतु एक लोलक को धागे में बांधकर उसे लटकाकर प्रश्न पूछते हुए कि हमने लोलक को धागे में बांधकर क्या किया है। तो विद्यार्थी देख करके बताएगा कि आपने लोलक को धागे में बांधकर लटकाया हुआ है। इस समय लोलक किस अवस्था में है, तो लटकाया है। तो छात्राध्यापक कहेंगे सर इस समय लोलक जो है वो मध्य बिंदु पर अपने स्थित है। उसके बाद जो है लोलक को उसके मध्य बिंदु से एक ओर खींचकर छोड़ते हुए प्रयोग प्रदर्शन करेगा। छात्राध्यापक छात्राध्यापिका उसको एक तरफ खींच करके छोड़ेगी और पूछेगी या पूछेगा कि अब लोलक क्या कर रहा है। तो विद्यार्थी देख करके उत्तर देंगे कि सर लोलक मध्य बिंदु के इधर उधर गति कर रहा है। अगला प्रश्न जो है, रोलर बोर्ड पर या चार्ट पर बने चित्र को दिखा करके छात्राध्यापक छात्राध्यापिका पूछेगी और कहेगी कि झूला जो है, जो जिस झूले को आप देख रहे हैं, उस झूले को उसके मध्य बिंदु से एक तरफ खींचकर छोड़ने पर क्या होता है। तो विद्यार्थी कहेंगे सर झूला मध्य बिंदु के इधर उधर गति करता है, क्योंकि झूले से विद्यार्थी परिचित होते हैं। फिर एक और चित्र को दिखा करके छात्राध्यापक प्रश्न पूछेगा कि पेंडुलम की घड़ी की सुई जो है वो कैसे गति करती है। तो विद्यार्थी कहेंगे सर पेंडुलम घड़ी की सुई मध्य बिंदु के इधर उधर गति करती है। इसके आधार पर छात्राध्यापक प्रश्न पूछेगा कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति या मध्य बिंदु के दोनों ओर गति करता है
तो उसे कौन सी गति कहते हैं? इसका उत्तर विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे, अस्पष्ट। जब विद्यार्थी इस प्रश्न का या इस कथन का अस्पष्ट उत्तर देगा तो जो छात्राध्यापिका छात्राध्यापिका होगी वो स्पष्टीकरण करेगी और स्पष्टीकरण में बताएगी विद्यार्थियों को कि जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति या मध्य बिंदु के दोनों ओर गति करती है तो उस गति को हम दोलन गति या ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। और उसके उपरांत श्यामपट पर छात्राध्यापिका लिखेगी कि दोलन गति क्या होता है और उसकी डिफिनेशन को छात्राध्यापिका लिख। छात्राध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर हेडिंग डालेगी दोलन गति या ऑस्किलेटरी मोशन और उसका लिखेगी कि जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति या मध्य बिंदु के दोनों ओर गति करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। इसके बाद अगला टीचिंग पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट, फोर्थ वन। अगला जो टीचिंग पॉइंट है वो है दैट इज रोटेशनल मोशन या घूर्णन गति। तो घूर्णन गति आप लिखेंगे, फोर्थ नंबर घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। फिर छात्राध्यापिका एक लट्टू ले गई और लट्टू लेकर के प्रत्यक्ष प्रयोग प्रदर्शन है तो लट्टू को नचाकर दिखाकर प्रश्न पूछती हुई कि लट्टू को हम क्या कर रहे हैं। तो विद्यार्थी देख करके कहेंगे कि सर या मैम आप लट्टू को नचा रहे हैं। अगला प्रश्न होगा उसी से कि जब हम लट्टू को नचाते हैं तो वह कैसे गति करती है या किस पर गति करती है। तो विद्यार्थी उसको लट्टू को देख करके, उसके नाचने की गति को देख करके कहेंगे कि सर लट्टू जो है वो अपनी कील पर नाच रही है, गोल गोल घूम रही है, लट्टू अपनी कील पर गति करती है। फिर जो छात्राध्यापिका होगी जो रोलर बोर्ड पे या चार्ट पे चित्र बना करके लाए होंगे उसको दिखा करके प्रश्न पूछेगा कि इसी प्रकार जो है जो पंखा है वह कैसे घूम रहा है या कैसे गति कर रहा है। तो विद्यार्थी कहेंगे सर पंखा जो है वो अपने अक्ष पर या एक्सिस पे या जो बीच में रॉड लगा हुआ है उस रॉड को के चारों तरफ घूम रही है, अर्थात पंखा अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पर या एक्सिस ऑफ रोटेशन पर घूम रही है। इसको हम छात्राध्यापकों को चित्र को देख करके और उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन को दिखा करके प्रश्न पूछेंगे और उसको प्रश्न पूछेंगे तो छात्राध्यापक प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी देंगे कि सर पंखा अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन या अक्ष पर घूम रहा है या घूमता है या गति करता है। अगला प्रश्न होगा अगले चित्र को दिखा करके जो सौर मंडल का चित्र होगा उसमें हम दिखा करके प्रश्न पूछेंगे सर पृथ्वी जो है वो कैसे घूमती है या कैसे गति करती है। तो विद्यार्थी इससे अवगत है तो विद्यार्थी बताएंगे सर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ गोल गोल जो है सूर्य को एक्सिस मान करके घूमती है। तो यहाँ पे सूर्य के चारों तरफ तो घूमती है गोल गोल, लेकिन यहाँ पे चूंकि घूर्णन गति है तो इस चीज पे नहीं फोकस करना बल्कि जो पृथ्वी जो है वो गोल गोल जो है अपने एक्सिस पर भी घूमती है इसको भी बताना है। तो पृथ्वी कैसे घूमती है गति करती है तो घूर्णन गति विद्यार्थी कहेंगे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, मीन्स पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है पहली गति, और दूसरी गति सूर्य का चारों ओर वृत्ति गति भी करती है। तो यहाँ पे चूंकि वृत्ति गति पढ़ चुका है विद्यार्थी तो वृत्ति गति भी बता सकता है, लेकिन आपको वहां पे चित्र को दिखाते हुए और उसके एक्सिस को दिखाते हुए प्रश्न पूछना चाहिए। तो विद्यार्थी बताएंगे सर वह अपने एक्सिस पर भी या अपने अक्ष पर भी गोल गोल घूमती है। तो उत्तर होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है या गति करती है। अगला प्रश्न एक और हम चित्र को दिखा करके पूछ सकते हैं कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने का जो चाक होता है वह कैसे घूमता है, कैसे गति करता है। तो विद्यार्थी बताएंगे सर जो उसके अंदर एक नीचे कील होती है जो उसका एक्सिस होता है या अक्ष होता है, तो मिट्टी का बर्तन बनाने का चाक जो होता है वो अपने अक्ष पर घूमता है या गति करता है। तो इन सभी प्रश्नों के आधार पर एक अगला प्रश्न हो जाएगा, एक अगला उदाहरण हो जाएगा साइकिल का पहिया। हम ला करके दिखा भी सकते हैं या विद्यार्थी उससे परिचित हैं। प्रश्न पूछेंगे साइकिल का पहिया कैसे गति करता है। तो विद्यार्थी बताएंगे सर जो साइकिल का पहिया है उसके बीच में जो धुरी होती है उसी को उसका अक्ष कहा जाता है और उसी अक्ष या धुरी के चारों ओर घूमता है। तो साइकिल का पहिया अपनी धुरी या अक्ष पर घूमता है या गति करता है। इसके आधार पे हम विद्यार्थियों से कहेंगे कि अब इसके आधार पे बताओ कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर या एक्सिस के चारों तरफ या अक्ष के परितः गति करता है तो उसे कौन सी गति कहते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी नहीं दे पाएंगे, अस्पष्ट उत्तर देंगे। तब छात्राध्यापक स्पष्टीकरण करेगा और कहेगा कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः गति करती है या गति करता है तो उसे घूर्णन गति कहा जाता है। और इसी को हेडिंग डाल करके छात्राध्यापिका ब्लैक बोर्ड पर लिखेगी। हेडिंग डालेगी घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन, लिखेगी जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहा जाता है। तो ये पूरा पार्ट हुआ आपके प्रेजेंटेशन का। इस प्रेजेंटेशन में 4 टीचिंग पॉइंट, 4 टीचिंग।
इसके बाद जो आपने ब्लैक बोर्ड पर बीच बीच में लिखा है उसके आधार पर आप देखिए कि ये आपका ब्लैक बोर्ड समरी सैंपल सारांश विकसित होता है। तो ब्लैक बोर्ड समरी और सैंपल सारांश जो विकसित होगा, आप देखिए आप सबसे ऊपर जो लिखे हुए हैं ये दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और ये रहेगा। उसके नीचे आपने टॉपिक लिखा होगा, प्रकरण या गद्य के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन ये रहेगा। इसके नीचे आप जब प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो ये लिखते हैं। तो पहला क्या लिखेंगे, गद्य मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। इसके उपरांत आप ये प्रेजेंटेशन जब गद्य मुख्यतः 4 प्रकार का होता है कब लिखेंगे, जब आप जो है प्रेजेंटेशन या प्रस्तुतिकरण में उद्देश्य कथन करते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे पहला सरल रेखीय गद्य, जब इसको समझाएं तो इसको आपने लिख दिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट है उसको हमने अंडरलाइन भी किया है। तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल में आपको बताया भी गया होगा कि कलर चाक का यूज करना है, अंडरलाइन भी होना चाहिए, जो अक्षर हैं शब्द उनके बीच में उचित गैप भी होना चाहिए, सीधे लाइन में होना चाहिए। तो उन सभी का ध्यान में रख करके हम ब्लैक बोर्ड पर कार्य करते हैं और क्लास के अंत में आप देखिए ये आपके ब्लैक बोर्ड समरी सैंपल सारांश विकसित होता है, डेवलप होता है। इस तरह से होना चाहिए। इसके उपरांत जब हम प्रेजेंटेशन कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, विद्यार्थियों का निरीक्षण करते हैं। क्या निरीक्षण करते हैं, सबसे पहले विद्यार्थियों को आदेश देते हैं कि आप ब्लैक बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा है उसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में उतारिए। तो उसी को हम लिखेंगे कॉपी में कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को सैंपल सारांश को अपनी नोटबुक या कॉपी में उतारने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर उनके द्वारा लिखित कार्य का निरीक्षण करेगा या करेगी तथा उनकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करेगा या करेगी। तो विद्यार्थी जब लिख लेंगे उसके बाद आपका क्लास पूरा हो जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मूल्यांकन या पुनरावृत्ति का पार्ट। जो भी हमने पढ़ा है उसके आधार पर हम मूल्यांकन या पुनरावृत्ति के प्रश्न बनाते हैं। ध्यान दीजिए जो मूल्यांकन या पुनरावृत्ति के प्रश्न आप बनाते हैं उसका बेसिस क्या होता है, जो आपने स्टार्टिंग में विशिष्ट उद्देश्य बनाए हैं उसी के आधार पर आपको मूल्यांकन के प्रश्न बनाने हैं। यहाँ पे इस लेसन प्लान में जो बना हुआ है, पहला है कि गद्य के कौन कौन से प्रकार होते हैं, दूसरा है वृत्तिगत के 2 उदाहरण बताइए, तीसरा है कि घूर्णन गद्य के 2 उदाहरण बताइए, चौथा है सरल रेखीय गद्य की परिभाषा दीजिए, परिभाषा बताइए, पांचवा है रेखीय गद्य का दोलन गद्य में 2 अंतर बताइए, छठा है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला निम्नलिखित में कौन सा गद्य का प्रकार नहीं है, रेखीय गद्य, घूर्णन गद्य, विराम गद्य या दोलन गद्य। दूसरा पृथ्वी अपने अक्ष पर कौन सी गद्य करती है, सरल रेखीय गद्य, घूर्णन गद्य, वृत्तिगत या दोलन गद्य। तीसरा मार्च पास्ट करते हुए सैनिक कौन सी गद्य करते हैं, सरल रेखीय गद्य, घूर्णन गद्य, वृत्तिगत या दोलन गद्य। तो अगर ये जो 6 प्रश्न हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर सभी विद्यार्थी दे लेते हैं तो ये माना जाएगा कि आपका टीचिंग जो है बहुत ही प्रभावी रहा, सफल, आप अपने शिक्षण में सफल रहे। अगर विद्यार्थी नहीं दे पाते हैं तो इसका माना जाएगा कि विद्यार्थी इस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं पाए। तो हम क्या लिखते हैं, मूल्यांकन या पुनरावृत्ति के प्रश्न। उसके बाद हम होमवर्क या गृह कार्य भी देते हैं। जो गृह कार्य देते हैं इसमें भी जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था उसको हम ध्यान में रखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि वृत्तिगत, घूर्णनगत तथा दोलनगत का आप स्वच्छ, सुंदर तथा नामांकित चित्र बना करके लाइए। तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा आपका लेसन प्लान ये बनता है। ये आदर्श पाठ योजना है जिसको आपको बनाना है। एक मॉडल लेसन प्लान में आपको दिखा दिया, बता दिया, इसके आधार पर भी आप अन्य मॉडल लेसन प्लान या आदर्श पाठ योजना, फुल लेसन प्लान या मैक्रो लेसन प्लान बना सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है कि आपका जो भी टीचर एजुकेटर है उसके संपर्क में अवश्य रहें और वो जो बताते हैं उसके अनुसार आप अपना फुल लेसन प्लान बनाएं तो बेहतर होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पीरियड में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोगों ने आज की क्लास में देखा कि फिजिकल साइंस का मॉडल लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, मैक्रो लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, और एक उदाहरण लिया हमने, साइंस का टॉपिक लिया गद्य के प्रकार या टाइप्स ऑफ मोशन। उसके आधार पर हम लोगों ने फुल लेसन लिखा, डेवलप किया, देखा और कैसे पढ़ाया जाए इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर सकते हैं जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपने कोर्स रिलेटेड सभी वीडियोज को आसानी से सर्च कर पाए, देख पाए। और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि जो भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।